वेलकम बैक। चलिए, ट्रेड डील हो चुकी है। मार्केट बड़े गैप अप के साथ खुला, फिर नीचे आया और जैसा वीरू ने कहा एग्जैक्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लो से वापस घूमा। अब देखना होगा कि हम वापस 25,800 के ऊपर निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, क्योंकि वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव शायद वापस हो सकता है। गुरमीत, राज रतन की बात की आपने। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये इंजीनियरिंग पावर इससे रिलेटेड कोई स्टॉक है क्या आपके रेडार पर जहाँ पर अच्छी बाइंग हो सकती है? अरे जो हमें थोड़ा सा कंसर्न ये रॉ मटेरियल प्राइसेस पे है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जिस जिस तेजी से इतनी वोलेटिलिटी रही है सारे कॉपर में, एल्यूमिनियम में, सिल्वर में, तो थोड़ा असेसमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस मार्केट में जब आप थोड़ा कंफ्यूज हो अर्निंग्स को लेके, तो हालांकि अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत अच्छा करेक्शन आया है पैनल मेकर्स में भी और डेवलपर्स में भी, जैसे केपीआई ग्रीन है। तो वैल्यूएशन बहुत अच्छे हुए हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है। बट हम थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ की अर्निंग इम्पैक्ट कितना है। कैपिटल गुड्स में जैसा मैंने बोला, हम एल&टी हमारा वन ऑफ द टॉप 10 होल्डिंग है। डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, अर्निंग स्ट्रॉन्ग है, 7,70,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। आपको नेट वर्किंग कैपिटल में रिडक्शन देखने को मिला है, रिटर्न रेशियो भी इंप्रूव होगा। मैं डिफेंस को लेके बहुत बुलिश हूँ। अभी इनफैक्ट आज डिफेंस स्टॉक्स काफी सॉफ्ट है रिलेटिवली मार्केट के, अगर आप देखें, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है एक्सपोर्ट की। और चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, रेडार्स हैं, QRSAM है, ओवरऑल इक्विपमेंट इकोसिस्टम है, मिसाइल्स हैं, माइक्रो मिसाइल्स हैं। तो हम डिफेंस में लगभग लगभग 13-14% है पोर्टफोलियो में, निफ्टी में जो वेटेज है 5-6% का। तो हम यहाँ पे काफी कंस्ट्रक्टिव है, और जितना कंसोलिडेशन हो उतना अच्छा है। आज सोलर इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स हैं, 3 तारीख को अर्निंग्स हैं। और अभी 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर्स उनको मिले लास्ट वीक, एक 800 करोड़ का, एक 600 करोड़ का, जो कि डिफेंस में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इज अदर देन जो गवर्नमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो ग्रोथ आ सकती है विद हाई मार्जिन, काफी अच्छी आ सकती है। ओके, चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट थैंक यू सो मच। वीरू, आगे बढ़ते हैं और ट्रेड्स लेते हैं फिर। जी हम जो थोड़ा सा ट्रेड्स ले लेते हैं। और हालांकि बहुत बड़ा फ्रैक्शन अभी तक हम उस 50 डेमा से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बट यस, आज का लो जो है वो एग्जैक्टली 50 डेमा है। चीज़ें क्या क्या सिंक हुई, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। जो चीज़ें सिंक हुई उसमें थोड़ा FMCG स्टॉक्स थे। पूरी की पूरी आपकी ऑयल बास्केट कोलैप्स हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था। और जो चीज़ 2-3 थीम्स थोड़ी सी कोलैप्स हुई हैं, मैं वो देख रहा था स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ी हायर लेवल से शॉर्टिंग हुई। उसमें कोल इंडिया, नेस्ले, पूरा का पूरा FMCG सिंक हुआ। लुक एट ITC, नेस्ले और डाबर, इन सभी काउंटर्स में थोड़ा सा पेन है। चलिए काम करते हैं, पहले ट्रेड्स पिक कर लेते हैं अपने मेहमानों से, और पूरे के पूरे पैनल को रखिएगा स्क्रीन पे। और पैनल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त प्रकाश सर, राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और नीलेश जैन और विकास सालुके। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। विकास, 2 ट्रेड्स क्या पिक करेंगे आप इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले रहेगा द लीला होटल्स में। यहाँ पे मुझे लगता है कि 440 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो 442 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 438 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जा सकता है। ऊपर में 462 के टारगेट मुझे यहाँ पे द लीला में आते हुए देखने मिल सकते हैं। दूसरा रहेगा कॉनकॉर। कॉनकॉर में एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट में देखने मिला, और उसके ऊपर फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। और ये स्टॉक में मुझे ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है। यहाँ पे जो डायरेक्शन में इंडेक्स है ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिखा रहा है, तो 524 के ऊपर इसको बाय किया जा सकता है। 512 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, और ऊपर में जो टारगेट देखने मिलेंगे वो 543-45 के आसपास के टारगेट यहाँ पे ऊपर में देखने मिल सकते हैं। तो दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा कॉनकॉर। ओके, कॉनकोर आप रहेगा और लीला, ये 2 कॉल्स हो गई। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, आपकी 2 कॉल्स। गुड मॉर्निंग सभी को। बिल्कुल, देखिए दोनों ही खरीदारी वाले स्टॉक है। सबसे पहले MFSL, इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। काफी बेहतरीन चार्ट सेटअप है यहाँ पर। स्टॉक ने आज अपने 50 DMA को क्रॉस किया है, और एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव है, तो खरीदारी करने की सलाह होगी। MFSL करंट लेवल पर ऊपरी स्तर पर 1710 और 1730 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 1660 आज के दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास। 1710 और 1730 तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है इंडियन होटल। निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो एक फॉलोअप मूव यहाँ पर देख सकते हैं 700 से 710 तक का। स्टॉप लॉस रखना होगा 670 का, एंड इंडियन होटल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऑल राइट, इंडियन होटल्स लॉन्ग करने की सलाह होगी। चलिए अब बात करते हैं ट्रेड डील की, बजट के बाद की। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ हमारे साथ जुड़े हैं।
गौतम जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट आपसे मिला था मैं परसों और आज में पूरी की पूरी पिक्चर चेंज हो गई। परसों तो ग्लूम एंड डूम था, आज इतना चीयरफुल एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो आपके फर्स्ट थॉट्स इस ट्रेड डील पर, और अब इसे एज एन इन्वेस्टर अप्रोच कैसे करें? गुड मॉर्निंग अनुज जी। सही कहा आपने, 48 घंटों में काफी सारी चीजें बदल चुकी है। सडनली बजट अब डिस्कशन से बाहर हो जाएगा, जिसको लेके लास्ट 2 दिन तक काफी हलचल थी, काफी डिस्कशन था। हम हमेशा से कहते आए कि बजट का रिलेवेंस 2-3 दिन ही रहता है। चूंकि ये डील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग सबसे बड़ा सरप्राइज रहा है मेरे लिए, बिकॉज मेरा कई लोगों से बातचीत हो रहा था। मैंने अभी काफी एक ओवरसीज रोड शोज भी किया है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स से हमारी काफी मीटिंग्स हुई है। किसी को इस डील के टाइमिंग का ऐसा इतना जल्दी हो जाएगा ये अंदेशा नहीं था। दूसरा चीज, जो हम सबसे हाईएस्ट टैरिफ नेशन हो गए थे 50% पे, अब हम अमंग्स द लोवेस्ट टैरिफ हो गए हैं 18% पे। आई थिंक हमसे कम केवल 3 या 4 ही कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान और प्रॉब्ली साउथ कोरिया। तो बहुत अच्छा ये एक न्यूज फ्लो है, बिकॉज इसने काफी बड़ा ओवरहैंग क्रिएट कर रखा था, सिर्फ इक्विटी मार्केट के हिसाब से नहीं, लेकिन बाकी 2-3 पहलुओं को भी अगर आप देखते हैं, एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमी, जॉब्स, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, और सबसे बड़ी चीज करेंसी पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा था, बिकॉज इंडिया एक अकेला ऐसा नेशन रहेगा था जो सिंगल आउट हो गया था ट्रेड रिलेटेड हेडविंड्स के लिए। दूसरा चीज, इसके वजह से जो हमने कई सारे एफआई आउटफ्लोज देखे पिछले 12-15 महीनों से, लास्ट ईयर कैलेंडर ईयर 25 में करीबन $19 बिलियन का आउटफ्लो था। दिस ईयर जो पहला महीना था उसमें ऑलरेडी $3.5 बिलियन निकल चुके हैं। तो $24-25 बिलियन चले गए पिछले 15 महीने में। मुझे लगता है थोड़ा सा वहां पे एक हॉल्ट आ सकता है। इवन दो हम बहुत बड़ा इनफ्लो ना भी देखें, तो एटलीस्ट आउटफ्लो अगर रुक जाए तो ये काफी सपोर्ट रहेगा इक्विटी मार्केट्स के लिए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। और तीसरा, जो इंडिया एक बड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था लास्ट 18 मंथ से, नॉट जस्ट बड़े मार्केट्स को बट इवन इमर्जिंग मार्केट्स को लेके हमारा एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस उभर के सामने आया है पिछले 1.5 साल में। मुझे लगता है थोड़ा वहां पे अभी रिवर्स होगा, बिकॉज जो लोग बहुत ज्यादा अंडरवेट बैठे थे इंडिया पे, बिकॉज डील नहीं हो रहा था, वैल्यूएशंस महंगे थे, करेंसी टूट रहा था, और अर्निंग्स नहीं ठीक चल रही थी। हमारी सबसे बड़ी बात, हम अर्निंग्स पे भी आएंगे, तो मुझे लगता है एक बड़ा ओवरहैंग बाजू में हट गया है। तो ये एक एलोकेशन इवेंट की तरह मैं इसे देखूंगा, ना कि एक जस्ट ट्रेड डील है। ये बड़ा एलोकेशन इवेंट है फॉर बिग फंड्स हु वेर अंडरवेट ऑन इंडिया, तो उनको थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो में अभी चेंज करना होगा। तो मुझे लगता है काफी अच्छा एक साल का सबसे बड़ा न्यूज उभर के सामने आया है। और मुझे लगता है जैसे अर्निंग्स पिक्चर चल रहा है, थोड़ा अर्निंग्स और थोड़ा सपोर्टिव हो जाए, तो इंडिया का जो 1.5 साल का एक स्टेबल मार्केट था या स्टैग्नेंट मार्केट था, मुझे लगता है हम यहाँ से अब आगे की ओर थोड़ा ढंग का रिटर्न हमारा भी बनना चालू होगा। गौतम जी, नाम आपने इसको बहुत अच्छा दिया, एलोकेशन इवेंट, है ना। लेकिन मैं उससे पहले एक स्पेस पे और आऊँगा जिसको लेके सबसे ज़्यादा अगर आप देखें नेगेटिव प्लेसमेंट थी, विद दैट आई थिंक 50% टैरिफ, क्योंकि हमारे बहुत सारे एशियन पीयर्स जो हैं वो टेक्सटाइल में बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर भी हैं, उनके पास सडनली अगर आप देखें एक बहुत बड़ा माइलेज था, और अब हमारा टैरिफ उनसे कम है 18%। टेक्सटाइल, बहुत सारी मिड कैप कंपनियां, लार्ज में भी कुछ एक दो हैं जिनका बहुत बड़ा अंश है टेक्सटाइल, एंड दे आर कंप्लीटली एक्सपोर्टर्स। टेक्सटाइल स्पेस को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? तो देखिए, हमारा टेक्सटाइल पे कोई बड़ा कवरेज नहीं है, बट बहुत ही क्लियर चीज है कि इसमें हमको एक इंडिया का जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस चला गया था बांग्लादेश, वियतनाम जैसे कंट्रीज के मुकाबले, वो कॉम्पिटिटिवनेस वापस आ जाएगा। तो क्लियरली टेक्सटाइल सेक्टर एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा इसमें। मुझे लगता है जो कंपनीज है, हालांकि हमारा इस पे कोई रेटिंग नहीं है, एस्टिमेट नहीं है, टारगेट प्राइसेस नहीं है, बट वेल्सपन, किटेक्स, गोकुलदास, इंडोकाउंट, ये सारे कंपनीज को क्लियरली फायदा होगा। दूसरा, रेमंड लाइफस्टाइल भी जो है, उनको भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है बेनिफिट होगा इस सब चीजों का। तो हालांकि स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखने जाए तो टेक्सटाइल कोई बड़ा सेक्टर नहीं है, बट हाँ, बॉटम अप आइडिया पिकिंग के हिसाब से देखें तो एक बड़ा सेक्टर फ्रॉम अ ट्रेड डील बेनिफिशियरी पॉइंट ऑफ व्यू उभर के सामने आ सकता है। बट वीरेन जी, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, मैं कहना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ छोटे छोटे सेक्टर्स या इंडिविजुअल बॉटम अप
आइडियाज। आज का दिन जो है मुझे लगता है एक लिक्विडिटी और एलोकेशन इवेंट है, क्योंकि जो एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देश का अपना चल रहा था इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले, थोड़ा सा वो एक मुझे लगता है कई सारे लोगों को वापस से टेबल पे बैठ के सोचना पड़ेगा कि इंडिया को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि करेंसी भी मुझे लगता है थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ वापस आना चाहिए उसमें, which improves the prospect for dollar returns for a lot of foreign investors. तो बड़े सेक्टर्स में भी मुझे लगता है रिएक्शन आपको देखने मिलेगा। तो एक तरीका है कि आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी देखें, जिसमें बहुत बड़े सेक्टर्स नहीं रहेंगे, आपके छोटे-छोटे सेक्टर्स ही रहेंगे, टेक्सटाइल, मे बी सम ड्यूरेबल्स हियर एंड देयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, उस टाइप के सेक्टर्स या ऑटो एंक्स में भी। बट जो बड़े इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं, मुझे लगता है जहाँ पे एलोकेशन बढ़ सकता है, अगर इंडिया का एलोकेशन आपको बढ़ाना है, तो फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी, कैपेक्स, ये जो 3-4 बड़े सेक्टर्स हैं, मुझे लगता है वहां पे एक थोड़ा सस्टेन्ड और ड्यूरेबल अपमूव आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ओके, तो गौतम जी, अब अर्निंग सीजन भी हाफ वे थ्रू है। यहाँ पर कोई आपको एकदम स्टैंड आउट अर्निंग्स या सबसे खराब अर्निंग्स लगी हो जिन पर फोकस किया जा सके, और अगर इसमें थोड़ा सा ट्रेड डील का भी तड़का जुड़ जाए तो और भी अच्छी बात हो जाए? तो अनुज देखिए, अर्निंग्स अभी तक ओवरऑल अगर आप टॉप डाउन देखते हैं तो इनलाइन है। हमारे कवरेज के लगभग 199 कंपनीज कल तक नंबर्स पोस्ट कर चुके, तो मान लीजिए 200 कंपनीज के अर्निंग्स आ चुके हैं। एग्जैक्ट इनलाइन नंबर्स आए हैं। हमने 13.3% प्रॉफिट ग्रोथ एस्टिमेट किया था इन 200 कंपनीज का, एक्चुअल डिलीवरी है 13.6%। अभी इसमें आप निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी की 31 कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं, वहां पे भी ग्रोथ इनलाइन है 7% का, राइट। अभी इसमें काफी सारे नुआंसेस होते हैं, बिकॉज अब जब टॉप डाउन देखते हैं तो एक बहुत अलग पिक्चर उभर के आता है, अगर आप बॉटम अप देखने जाए तो अलग पिक्चर बनता है। अभी आप 200 कंपनीज को स्प्लिट कीजिए लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में, तो लार्ज कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं अर्निंग्स को इस बार। लार्ज कैप का अर्निंग्स थोड़ा एक्सपेक्टेशन से बेटर है, जबकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप मार्जिनली बिलो एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि स्मॉल कैप के अर्निंग्स 24% ग्रोथ है, हमारा एक्सपेक्टेशन करीबन 30% का था। अनुज जी, पिछले 5 क्वार्टर से स्मॉल कैप नेगेटिव टू ±2% अर्निंग्स ग्रोथ दे रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक टर्न अराउंड क्वार्टर है। तो 24% अर्निंग्स ग्रोथ हालांकि एक्सपेक्टेशन से 3-4% कम है, बट एब्सोल्यूट बेसिस पे देखा जाए तो स्मॉल कैप के अर्निंग्स काफी अच्छा है। थोड़ा लो बेस का उनको सपोर्ट मिल रहा है वहां पे, वो ऑब्वियस है, बिकॉज 6 क्वार्टर से अर्निंग्स कहीं नहीं गई थी स्मॉल कैप्स के। मिड कैप्स के अर्निंग्स पिछले 5-7 क्वार्टर से लगातार लार्ज कैप को बड़ी क्वांटम से आउट परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे अभी थोड़ा सा क्वांटम आउट परफॉर्मेंस ऑन अर्निंग्स कम हुआ है। तो जो हम नंबर्स देख रहे हैं मिड कैप्स के, वहां पे 17% के सामने करीबन 14% का अर्निंग्स ग्रोथ आया है, और लार्ज कैप का अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 13% है। तो लार्ज कैप और मिड कैप का अर्निंग्स ऑलमोस्ट कॉन्वर्ज हो चुका है ये क्वार्टर में, जबकि पिछले 5-6 क्वार्टर अगर आप देखने जाते हैं तो मिड कैप का अर्निंग्स ऑलमोस्ट डबल था लार्ज कैप के मुकाबले। तो लार्ज कैप के वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, और लार्ज कैप का अर्निंग्स ग्रोथ जो गैप था मिड कैप का वो कम हो गया है। तो रिलेटिव बेसिस पे मुझे लगता है लार्ज कैप रिस्क रिवॉर्ड के एंगल से देखा जाए तो ज्यादा अट्रैक्टिव है। एट अ इंडेक्स लेवल लार्ज कैप वैल्यूएशन 20.5 टाइम पे है, मिड कैप अभी भी 27 टाइम चल रहा है इंडेक्स पे, और स्मॉल कैप 23-24 टाइम चल रहा है। और जो सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं उसमें ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, इवन केमिकल्स बहुत मेरे ख्याल से 3-4 साल बाद नंबर्स इन लाइन आ रहे हैं केमिकल्स के। कंज्यूमर स्टेपल्स जो एकदम 2-3 साल से नंबर्स नहीं आ रहे थे, वहां पे भी 12% का अर्निंग्स ग्रोथ अभी तक हमने देखा है। 12 कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं। दिस इज अ 7 क्वार्टर हाई नंबर। एनबीएफसी बोथ लेंडिंग नॉन लेंडिंग के नंबर अच्छे हैं, मेटल्स के नंबर अच्छे हैं, एंड आईटी वाज इन लाइन। तो काफी सारे सेक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और सॉफ्टनेस की तरफ से देखा जाए तो बैंकिंग बोथ प्राइवेट एंड पीएसयू थोड़े फ्लैटिश है, बट इन लाइन है। सो ये बेसिकली ब्रेकडाउन है अर्निंग्स का, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट मार्केट कैप वाइज, एंड ऑफ कोर्स ब्लेंडेड विद द वैल्यूएशन। अच्छा, ये आपकी एक बात मैं जब जब आपने पीएसयू बैंकों का जिक्र किया, एकदम से मेरे जहन में आई पीएसयू बैंक्स। गौतम जी, मतलब इस लास्ट 1 साल के फेज में जब इंडेक्स निफ्टी रेंज बाउंड रहा, प्रीवियस हाई को रीगेन किया बट फिर सरेंडर कर दिया, पैसा बना पीएसयू बैंक्स में, आप लोगों के पोर्टफोलियो में और आपके रिकमेंडेशंस में शामिल बताइए। द काइंड ऑफ बोरोइंग प्रोग्राम जो इस बजट में प्रोजेक्ट किया गया है, उसके बाद बॉन्ड यील्ड का स्पाइक होना वो लाजमी था। अभी आप पीएसयू बैंक्स को इस बोरोइंग प्रोग्राम के साथ और
जिस प्रकार का बॉन्ड यील्ड्स में बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन है, उस बीच में कैसे रीड कर रहे हैं आप पीएसयू बैंक्स को? सो आपने सही कहा, हमारा ओवरवेट रहा है और हमें आज भी पीएसयू बैंक्स पसंद है। अभी भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में पीएसयू बैंक्स ओवरवेट है। इस क्वार्टर के मॉडल पोर्टफोलियो रिवीजन में भी हमने पीएसयू बैंक्स का वेट और ज्यादा बढ़ाया है, राइट? तो एसबीआई इज वन ऑफ आवर टॉप 5 इंडिया आइडियाज, जो लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था निफ्टी का, और इस साल भी हमें वो बहुत अच्छा कंडीशन में लग रहा है, बिकॉज आरओईज अभी भी 17-18% है, ग्रोथ उनका ठीक ठाक चल रहा है, और सबसे बड़ी बात वैल्यूएशन अभी भी काफी रीजनेबल है पीएसयू बैंक्स में। इनफैक्ट अगर आप देखने जाए अभी, तो ऑन अ 1 ईयर बेसिस पीएसयू बैंक वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर कैलेंडर 2025 में, और ऑन अ 5 ईयर बेसिस आल्सो पीएसयू बैंक अभी नंबर 1 पे चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेलिंग रिटर्न्स। इसके बावजूद भी वैल्यूएशंस अभी काफी सस्ते हैं, एसेट क्वालिटी का आउटलुक ठीक ठाक है, क्रेडिट ग्रोथ हमें लगता है यहाँ से पिकअप होगा। तो हमारा जो झुकाव है वो अभी भी पीएसयू बैंक की तरफ थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक हम थोड़ा सा अंडरवेट है, बिकॉज हमारा पीएसयू बैंक में बड़ा ओवरवेट है, और वहां पे हमें ग्रोथ ठीक ठाक लग रहा है। गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बड़े दिन पर आज आप हमारे साथ जुड़े और इन सब टॉपिक पर आपने बात की हमारे साथ। केडियानोमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं कि अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। सुशील जी एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और आज थोड़ा सा अब तक एक हल्का सा डैम स्क्वीब लग रहा है, क्योंकि खुले हम इतने बड़े गैप अप के साथ, उसके बाद कूल ऑफ हुए, अब 25,700 के भी नीचे आ गए। लेकिन क्या अब इस हर छोटी छोटी डिप पे बाइंग करनी है या अभी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है? देखिए, बोलना बहुत आसान होता है, और मार्केट के अंदर न मेरे दिमाग की न मेरे दिल की, मुझे कोशिश करनी है कि मैं सिर्फ मार्केट के दिल की सुन सकूं। तो अगर कल रात में ही, यानी हम जब कल 12 साढ़े 12 बजे साथ थे, मैंने 2 बार 3 बार ये कहा कि जब तक अगर सर्किट नहीं लगती है और सौदा पड़ रहा है बाजार में, तो कोई ले रहा है कोई बेच रहा है, तो भाव इसलिए नहीं बढ़ते हैं कि ज्यादा बाइंग या ज्यादा सेलिंग है। अगर बायर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो भाव बढ़ेंगे, सेलर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो भाव घटेंगे। तो इतने बढ़े हुए भाव में अगर अभी सेलर एक्साइटेड है और वो भाव तोड़ तोड़ के बेच रहा है, तो आप उसका सामना नहीं कर सकते। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी एक अलग खेल है। जो सेक्टर्स और स्टॉक्स प्रभावित होंगे ईयू ट्रेड डील से, यूएस ट्रेड डील से, वो अलग है, और बाद बाकी का पूरा बाजार, पूरा मैदान वही की वही चार्ट्स हैं, खाली थोड़े बहुत स्तर बदल गए हैं। और उन चार्ट्स में जो मुख्य बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, जिन स्टॉक्स में बहुत सब्सटेंशियल करेक्शन होके ट्रेंड एग्जॉशन के साइंस पहले से थे, और बजट वाले दिन भी जो हाराकिरी हुई बाजार में, और हमने कहा कि जिन स्टॉक्स में इतना सस्टेन डिक्लाइन होकर ट्रेंड एग्जॉशन हो चुका है, अब इन्हें हमें नहीं बेचना है, आज अगर वो घूम करके बड़े गैप अप से निकल रहे हैं, तो जैसे जैसे एक एक में कोई हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस कैलकुलेशन मिलेगी, वैसे हम सौदा करेंगे। शेयर बाजार आज ही शाम को 3:30 बजे बंद हो जाएगा, दोबारा खुलेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। हमें साल भर काम करना है, तो बहुत शांति से नाप तौल करके यहाँ व्यापार करना पड़ेगा। और जिन स्टॉक्स में घटत की आशंका बनी हुई है पहले से, क्योंकि बहुत बड़ी रैली हो चुकी है और पीछे कोई सब्सटेंटिव ग्राउंड नहीं है, या नेगेटिव ग्राउंड जब आ गए, उनको हम शॉर्ट भी करेंगे इस बाजार में। वो कम है बहुत ऐसे स्टॉक्स, ज्यादा बड़ी लिस्ट डिलीवरी उठाने की, और ठीक है बाई ऑन डिप्स है, तो उसके लिए इंट्राडे में आपको वो पैटर्न्स बिठाने पड़ेंगे और देख देख के काम करना पड़ेगा। चलिए काम करते हैं, 3 लिस्ट बना लेते हैं, फिर सबसे पहले डिलीवरी उठाने वाले शेयरों की, फिर एफ&ओ में लॉन्ग की, और फिर एफ&ओ में शॉर्ट की। तो डिलीवरी उठाने वाले शेयर कौन से होंगे? नहीं अनुज, इतना सब्सटेंशियल काम करने का आपने मौका नहीं दिया, रात को सोने में बज गए 2। मैं एक काम करता हूँ, मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स 2 मिनट में खत्म करता हूँ कि कहाँ हमारा शॉर्ट बायस है जिनको हम लेंगे ही नहीं, और कहाँ हमारा लॉन्ग बायस है। पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन पर से इस चार्ट को शेयर कर दें, और अगर वो चार्ट दिख रही है तो मैं फटाफट बोलता चला जाऊंगा। हाँ जी, देखो बीपीसीएल हम किसी हालत में अब लेंगे नहीं। ये अब ट्रेड डील के बाद कैसे वेनेजुएला ऑयल से चार्ट बदलेगी वो देखा जाएगा। ये शॉर्ट करने का स्टॉक है। एसबीआई पे कंप्लीट बुलिश कंसेंसस बना हुआ है, और चार्ट किसी भी हालत में गवारा नहीं कर रही है, यहां से इसे लिया जाए। और एक दिन कल भी अगर ये नीचे बंद आ गया, शॉर्ट में क्वालिफाई कर जाएगा। ग्रासिम एकमात्र सीमेंट का स्टॉक है जिस पर हम मंदी की आशंका लगा के बैठे कि 2950 के ऊपर ये जाएगा नहीं। टाटा स्टील, जिसको जितना भी सुनने में बुरा लगे, एक्सट्रीमली ओवरबॉट स्टॉक है। सारे मेटल्स की वर्ल्ड वाइड पिटाई शुरू हो चुकी है, और उम्मीद पे दुनिया कायम नहीं है। उम्मीद किसी भी बुल का सबसे बड़ा शत्रु है। टाटा स्टील हमें बहुत खराब लगता है, हिंडाल्को हमें बहुत खराब लगता है। आइशर मोटर्स में एक बार जो टेम्पररी करेक्शन स्टार्ट हुआ था, माइनर बम्प अप है,
मुश्किल लगता है कि ये 73 90 के ऊपर एक बार जाए। इसमें भी करेक्शन है। जेएसडब्ल्यू स्टील में सब्सटैंशियल करेक्शन वर्कआउट होना चाहिए। हम शॉर्ट सेल की वेट में हैं। लार्सन टूब्रो का एक राउंड शॉर्ट सेल का हमने खाया। अब ये वापस जब 4200 के आसपास मिल गया भाव, या अगर उसके पहले नीचे चलने लग गया तो हम बेचेंगे। 3200 की चाल हमें दिखती है। डॉक्टर रेड्डीज एक लार्ज कैप ऐसा फार्मा स्टॉक है जो अपनी रेजिस्टेंस लाइन के पास है। इसको हम नहीं लेंगे और इसको घूमने पर हम वापस एक बार नीचे जब आ ले 1150, उसके बाद हम देखेंगे। तो अभी इस पे हम कुछ नहीं करेंगे। एक्सिस बैंक अगर हम 900 के भाव से तेजी में है, 900 के भाव से हम तेजी में, 1000 के भाव से सॉरी तेजी में है, और अब इसकी चाल पूरी होने को आ गई है। अब लास्ट के 5% बचे हो तो पता नहीं, इसलिए नया रिकमेंडेशन इसमें हो नहीं सकता। यूपीएल एक ऐसा अपवाद है पूरे केमिकल फर्टिलाइजर सेक्टर में जिसकी चार्ट एक्सट्रीमली बेरिश है लॉन्ग टर्म सेटअप में। एंट्री सिग्नल मिले तो उसके बाद हम शॉर्ट करें, इसको लेंगे नहीं। और ये श्रीराम फाइनेंस टाइप के जितने भी एनबीएफसी स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल चार्ट जिनकी पागलपन को देख चुकी है, अब बाकी सारे बाजार को पागल होने के मौके मिल रहे, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड पागलपन शायद सस्टेन नहीं करेगा। एक एक करके हम सारे एनबीएफसीज में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और जियो को छोड़ के बाकी सारे एनबीएफसीज में टाइम टू टाइम शॉर्ट सेल की सोचेंगे। ओएनजीसी ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक नहीं है, आप ट्रेडिंग करोगे इसमें पिट जाओगे, पर ये डिलीवरी लेने के लिए यहाँ से इसका भाव डबल भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। आईटीसी बिल्कुल कूट दिया गया है, पीट दिया गया है। सिगरेट की दुकानों पे लोग अगर अब एक एक डब्बी बेच रहे हैं कि किसी भी टाइम भाव बढ़ सकता है, कंपनी ने अभी तक नहीं बढ़ाया। वो बातें आगे पीछे थोड़ा फेज लैग चलती है। आप 25 साल की हिस्ट्री देख लो, जब भी सिगरेट के प्राइसेस में गवर्नमेंट ने बड़ी टिंकरिंग की और कोलैप्स आया स्टॉक का, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एब्सोल्यूट अपॉर्चुनिटी है लेने के लिए, और चार्ट्स वही कह रही हैं। नेस्ले हमारे यहाँ डिलीवरी बाई, हिंदुस्तान लीवर डिलीवरी बाई, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज डिलीवरी बाई, वो मेंटेन्ड है। इंडसइंड बैंक जो 900 के भाव से हमने ये 670 से 980 की फोरकास्ट की थी, उसको चेंज कर दिया कि एक बार 1060 तक जा सकता है, तो अभी भी 10% इसमें जगह है। अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या ये जितने भी आपके डिफेंस रिलेटेड स्टॉक से एक एक करके न्यू हाइज में ब्रेकआउट करते जाएंगे, सब हमारे यहाँ बाई है। भारती ने सब्सटैंशियल करेक्शन दे दिया, और इस स्टॉक पे किसी भी तरफ दोनों साइड का कोई भी रिकमेंडेशन लेने के पहले मैं बड़ा हिचकता हूं, क्योंकि इंडेक्स पे बड़ा प्रभाव दिखाती है और खुद काफी नॉइजी होती है। पर इस सब्सटैंशियल करेक्शन के बाद और इस ब्रेकआउट के बाद भारती पे मैं आप वाली लैंग्वेज यूज करूंगा, बाई ऑन एवरी पुल बैक। एक बार 2400 रुपए का भाव लगता है। अल्ट्राटेक सीमेंट हो या रैमको सीमेंट हो, श्री सीमेंट हो, ये सारे के सारे सीमेंट के स्टॉक्स हमें सस्टेन तेजी में लगते हैं। एक बार आईटी स्टॉक्स की तरह इनमें ऑलरेडी जो मूव आ चुका है, 2 4 5 दिन थोड़ी कूलिंग कर सकते हैं। उस कूल ऑफ में, पुल बैक में हम 4 5 7 दिन में हो सकता है इनमें दोबारा से तगड़ी लिवाली करेंगे। अभी टाटा टीसीएस जो है, एक बार साइडवेज ट्रेडिंग रेंज में टीसीएस इन्फोसिस को मैं पकड़ रहा हूँ। एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा को भी हम एक बार के लिए टेक प्रॉफिट में ले रहे हैं, और इन सबको हम पुल बैक में लेंगे। अब बैंक्स के अंदर में सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक ऐसा है जो नीचे के भाव से 909 के भाव से 1120 तक चला जाए। ये हमने 7 8 दिन पहले फोरकास्ट निकाली थी। आज के इस ब्रेकआउट के बाद अब सब्सटैंशियल पुल बैक आ चुका है। 930-32 के स्टॉप लॉस से आपको 940-42 में सौदा मिल जाए तो जरूर पकड़ना चाहिए। ट्रेंड एक निवेश करने का स्टॉक है। एक्सट्रीमली हार्श करेक्शन के बाद सारे बॉटम फॉर्मेशन के साइंस हैं, और एक बार यहाँ डिलीवरी का काम कीजिए। स्पेकुलेशन हम 4600 क्रॉस होने के बाद ही लिवरेज लेंगे। एशियन पेंट्स 3200 तक की यात्रा का गोल था, 3000 पे एक इंटरिम टेक प्रॉफिट आया, बहुत कूट दिया। अब वापस से 2300 से 3200 की चाल शुरू हो गई। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प हर पुल बैक में लेने के हैं, और एक बार के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी नॉइज है। सिर्फ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक स्टॉक ऐसा है जिसे हमने अपने यहाँ पे इंटरनली अवॉइड पे रखा हुआ है कि इसका ट्रेंड क्लियर नहीं है। कोटक महिंद्रा में भी एक बार ट्रेडिंग करने के लिए 10% की चाल देखिए लगती है, 444 होकर फिर वापस 400 पे मिले और उसके बाद ये सीधा 500 चला जाए। आईसीआईसीआई बैंक 10% की ट्रेडिंग रेंज में ऊपर की तरफ इसका बायस है। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो के साथ साथ हम 50% तक की ऊपर की चाल देखते हैं 4 5 6 महीने में। इन्फोसिस की बात हमने कर ली। इटर्नल की चार्ट एक बड़ा अजीब सा मूवमेंट कर रही है। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बाई सेटअप था जो लास्ट 4 5 दिन की मार्केट वॉलेटिलिटी में थोड़ा विशिएट हो गया। हम 2 4 दिन और इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे, और उसके बाद जब प्रॉपर सिग्नल वापस से मिलेगा, एक बार हमें इसकी भी 450 की तेजी लगती है। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ये सब बिल्कुल ब्रेकआउट के बड़े करीब है, और 50% तक की तेजी अगर दोनों में हो जाए तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती है। टेक महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जिसको कि हम वेटिंग टू शॉर्ट सेल है। ये देखिए बहुत लॉन्ग टर्म का बड़ा
टॉप आउट पैटर्न बन के स्टॉक क्रैक करके वापस रीटेस्ट की तरफ जा रहा है। एचडीएफसी लाइफ इज अ बाई हियर। इन्वेस्टर के लिए बाई है, स्पेक्युलेटर के लिए 775 के ऊपर हम स्पेक्युलेट करेंगे। एनटीपीसी बाई एंड होल्ड है, स्पेक्युलेशन करके जीतना मुश्किल है, चार्ट बहुत नॉइजी है, ब्रेकआउट आ चुका है। अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेडिंग बाई है कि ये वापस एक नया हाई देगा। अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेडिंग बाई है कि हम वापस 8,500 तक चले जाएं। सिप्ला में भी वेटिंग टू बाई है। एक बार आज ये जो रिवर्सल आया और थोड़ा सा परिपक्व हो जाए और सिप्ला हमें लगता है यहाँ से 50% बढ़ जाए तो बड़ी बात नहीं है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म टॉप आउट के सिग्नल्स बन चुके हैं और इस स्टॉक से हम निकल गए। शॉर्ट सेलिंग इस बाजार में बहुत ही कोई सिलेक्टेड स्टॉक में करनी चाहिए। मारुति में अपनी शॉर्ट सेल की पहले जो बात हुई थी, मोर देन एक्सपेक्टेड टारगेट मीट करके आज मारुति घूम चुका है। एचडीएफसी बैंक की तरह इसने प्रॉपर पुल बैक भी दे दिया। अब इस जगह पे इसको लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। 14,050 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अगले राउंड में एक बार 19,000 का भाव मारुति में लगता है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, लॉन्ग टर्म में हम 10 साल की साइकिल पूरी हो चुकी है, वो कॉल हमारा मेंटेन्ड है, पर एक बार ये दोनों नया हाई दिखाएंगे। जियो फाइनेंस अब यहाँ से बहुत बड़ी तेजी की चाल शुरू कर चुका है और हम जैसे जैसे भाव बढ़ेगा 260 वाला जब 300 क्रॉस करेगा वहां हम सौदा डबल करेंगे और हम 450 तक की तेजी में हैं। इसमें अडानी पोर्ट की बात हो गई, कोल इंडिया थोड़ा सा और नीचे आए पुल बैक में तब लेंगे। एचसीएल की बात हो गई, टाइटन एवरी रैली इज ए शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी, डीवीज लेबोरेटरीज एवरी रैली इज ए शॉर्ट सेल अपॉर्चुनिटी, आने दो थोड़ी सी रैली और ऊपर। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल प्रॉफिट बुकिंग करना ही नहीं है, इसको हर भाव से लेते जाना, बड़ी तेजी है इसमें। और सन फार्मा एक स्टॉक में ऐड कर दूं, आखिरी बचा है, सारे हो गए, धैर्य पूरा हुआ। सन फार्मा में बड़ा भाई है, सन फार्मा में बड़ा थोड़ा पुल बैक आ गया। अगले मंगलवार हम तैयारी करके आएंगे, आपको 20 स्टॉक एफएनओ के तीनों कैटेगरी में देंगे। सुशील जी, वो शंकर महादेवन का ब्रेथलेस गाना याद है? वो कॉलेज में था मैं तब, बहुत ज़्यादा हिट हुआ था वो एक ही ब्रेथ में वो गाना था ना, कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में। वो पूरा एक स्ट्रेच में जो उन्होंने मतलब एक गाना गाया था, आपने पूरा एक स्ट्रेच में 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स पर चार्ट व्यू दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। जैसा आपने बोला, अगले मंगलवार आपसे फिर बात होगी, उसमें और डिटेल में हम बात करेंगे। अभी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर, और इसके बाद हमारे साथ और गेस्ट भी जुड़ेंगे और ट्रेडर्स हॉटलाइन इसकी भी शुरुआत होगी।